हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कूल। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमारे 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, नाउन और प्रोनाउन। अगर आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल से। इसकी भी 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में से या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो अभी लग हमने आर्टिकल में पढ़ा। सबसे पहले आर्टिकल ए, एन और द, इनको आर्टिकल कहते हैं। इनको डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके बाद नाउन आना ज़रूरी है। फिर आर्टिकल को 2 भागों में बांटा था, एक इनडेफिनेट आर्टिकल, एक डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें था ए और एन। एन का यूज़ करेंगे सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के लिए, और जो साउंड है नाउन की वो स्टार्टिंग साउंड स्वर की होनी चाहिए। और जहाँ पर स्टार्टिंग साउंड व्यंजन की है वहाँ पर यूज़ करेंगे ए का, और इन दोनों के बाद ही जो नाउन है वो सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। उसके बाद रूल देख रहे, जिसमें फर्स्ट रूल था कि इनका यूज़ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं करेंगे, मतलब कि इनके बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आना चाहिए। उसके बाद सेकंड रूल था कि इनका यूज़ कभी भी प्लूरल नाउन के लिए नहीं करेंगे, मतलब कि इनके बाद जो आने वाला नाउन है वो सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। फिर हमने पोजीशन देखी थी, आर्टिकल तुरंत बाद नाउन आ जाए, या फिर आर्टिकल फिर एडजेक्टिव फिर नाउन, या फिर आर्टिकल फिर एडवर्ब फिर एडजेक्टिव फिर नाउन। लेकिन जो ये आर्टिकल आएंगे ये हमेशा नाउन के लिए आएंगे, लेकिन जो साउंड चेक होगी वो जो आर्टिकल के तुरंत बाद है वो एडवर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी और नाउन भी। तो साउंड उसकी चेक होगी जो आर्टिकल के तुरंत बाद है। उसके बाद थर्ड रूल था कि अलोन एडजेक्टिव के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कि आगे नाउन होना ज़रूरी है तभी इनका यूज़ कर सकते हैं, अकेले एडजेक्टिव के साथ इनका यूज़ नहीं करेंगे। फोर्थ, ये कुछ फ्रेजेस देखी थी कि इनके साथ भी हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ हमने देखा था प्रोफेशन, एमपी, एमएलए, नर्स, टीचर, डेंटिस्ट, इस टाइप से। उसके बाद कल हमने ये प्रैक्टिस भी कर ली थी कि कहाँ पर ए आएगा और कहाँ पर एन आएगा। तो ये हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल कंप्लीट होता है। उसके बाद आ जाता है डेफिनेट आर्टिकल। अभी हमने इनडेफिनेट कंप्लीट हो चुका है, ए और एन। अब हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें कि द आता है। इसका प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है, या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। मतलब कि द का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जो नाउन या तो निश्चित है या फिर विशेष है, या फिर जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है उसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो, मतलब उस नाउन के बारे में पहले बता दिया गया हो, फिर वहाँ पर भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखो फिर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे उसने कहा आई सा डैश बॉय। अब ये बॉय है, ये तो सिंपल सेंटेंस है, भाई मैंने एक लड़के को देखा। अब बॉय है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे ए का। लेकिन अगर वो कहता आई सा डैश बॉय हु हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, तो उसने आगे डेफिनेट कर दिया, भाई मैंने वो लड़का देखा जिसके पास बहुत सारा पैसा है। तो यहाँ पर ये ऐड करके उसने इस सेंटेंस को डेफिनेट कर दिया, तो यहाँ पर आर्टिकल आएगा द का। अगर सिंपल सेंटेंस है तो ए और एन का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर उसके बारे में आगे कुछ बता दिया, भाई वो ऐसा है, या उसके बारे में कुछ भी बता दिया, तो मतलब कि वो सेंटेंस को डेफिनेट कर देता है, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे द का। आगे कहता है ही लॉस्ट ए पेन विच वाज गिफ्टेड बाय मोहित। भाई उसने वो पेन खो दिया जो मोहित ने उसको गिफ्ट किया था। अगर ये सेंटेंस इतना होता ही लॉस्ट ए पेन, तो यहाँ पर ए सही था, लेकिन उसने आगे डेफिनेट कर दिया, भाई वो पेन जो कि मोहित ने गिफ्ट किया था,
तो यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर यूज़ करेंगे दा का, क्योंकि आगे सेंटेंस डेफिनेट कर दिया। दा का यूज़ हमेशा वहीं करेंगे जहाँ पर आगे सेंटेंस डेफिनेट कर दिया हो। सिंपल सेंटेंस में तो ए या फिर एन का यूज़ करेंगे। ऐसा आगे कहता आई हैव ए कार। अगर इतना सेंटेंस है तो ये भी सही है, भाई मेरे पास एक कार है। लेकिन आगे कहता द कार इज़ वाइट, मतलब कि जो कार है वो वाइट कलर की है। यहाँ पर द कार भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर इट भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था तो वहाँ पर इट का यूज़ पढ़ा था। सिंगुलर और नॉन लिविंग चीज़ के लिए इट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर द कार और इट दोनों ही सही हैं। एक सेंटेंस हो रहा है राम इज डैश बॉय हु टेल्स ए लाई। अगर ये सेंटेंस इतना होता राम इज डैश बॉय, तो यहाँ पर आता ए बॉय, भाई राम एक लड़का है। लेकिन आगे उसने डेफिनेट कर दिया हु टेल्स लाई, भाई जो झूठ बोलता है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे दा का। ठीक है, तो ये था दा यानी कि डेफिनेट आर्टिकल। इसका प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर नाउन या तो निश्चित हो या फिर विशेष हो या फिर जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो। दा को इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस में यूज़ करेंगे ए और एन का, लेकिन अगर आगे कुछ बता दिया उसके बारे में तो वहाँ पर यूज़ करेंगे दा का। अब हम देख लेते हैं यूजेज ऑफ दा। सबसे ज़्यादा एरर कह लो इन्हीं यूजेज से बनती है। फर्स्ट कहता विद द नेम ऑफ सीजन और डायरेक्शन। इनके नाम के साथ भी हम दा का यूज़ कर सकते हैं। सीजन मतलब कि विंटर या समर, इस टाइप से। तो देखो वो कहता ही कम्स हेयर इन द विंटर एंड गोज़ बैक इन द समर। भाई वो सर्दियों में यहाँ पर आया था और गर्मियों में वापस चला गया। तो यहाँ पर दा तो ठीक होना चाहिए। विंटर आ गया, हमने पढ़ा था सीजन के लिए दा का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी दा सही होना चाहिए क्योंकि समर भी सीजन है। तो यहाँ पर दा सही होना चाहिए, लेकिन दोनों जगह पर दा नहीं आएगा। ये बात आप याद रखना। जैसे सेकंड सेंटेंस है ही कम्स हेयर इन द विंटर सीजन। दा का यूज़ हम तभी करेंगे जब उसके बाद सीजन वर्ड दे रखा हो, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन। अगर ऐसे लिख रखा है तो दा का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर अकेला विंटर या अकेला समर लिख रखा है तो वहाँ पर दा का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बात आप याद रखना। दा का प्रयोग हम सीजन को दिखाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर विंटर सीजन लिख रखा है या समर सीजन लिख रखा है, मतलब कि आगे सीजन लिख रखा है तो हम दा का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर अकेला विंटर या समर लिख रखा है तो दा का यूज़ नहीं करेंगे। ये बात आप याद रखना। दूसरा उसने कहा डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जैसे द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब कि जो सन है वो पूर्व से राइज होता है। तो यहाँ पर ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है, और उससे पहले दा का यूज़ कर दिया तो ये ठीक है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शनल है, जहाँ पर भी गो, कम या अराइव, ये तीन वर्ड आ जाए, गो, कम, अराइव, और उसके बाद कोई डायरेक्शन दिखा रखी है, तो वहाँ पर दा का यूज़ नहीं करेंगे। ये इसका एक्सेप्शनल है, आप याद रखना। जहाँ पर भी गो आ जाए, कम आ जाए, अराइव आ जाए, उसके बाद डायरेक्शन की बात हो रही है, तो वहाँ पर ना तो हम दा का यूज़ करेंगे और ना ही कोई प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। ये दोनों बात आप याद रखना। जैसे फर्स्ट कहता गो टू द नॉर्थ, गो आ गया, आगे नॉर्थ यानी डायरेक्शन आ गई, तो यहाँ पर हम ना तो आर्टिकल दा का यूज़ कर सकते ना ही कोई प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर टू भी गलत है और दा भी गलत है। ये एक्सेप्शनल याद रखना। जैसे कम टू द साउथ, कम आ गया और उसके बाद डायरेक्शन आ गई, तो यहाँ पर ना प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते ना आर्टिकल दा का यूज़ कर सकते। ये एक्सेप्शनल है, इसको ज़रूर याद रखना। और हम दा का यूज़ ऐसे भी नहीं कर सकते, जैसे द साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका क्या है, ये अपने आप में एक देश है। तो यहाँ पर जो ये साउथ है ये किसी डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा, ये अपने आप में एक देश है।
तो यहाँ पर ऐसे नहीं है भाई साउथ डायरेक्शन आ गई तो आगे दा लगा दिया। उसी तरह द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका क्या है, अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर भी दा का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये कोई दिशा को नहीं दिखा रहा, ये कॉन्टिनेंट को दिखा रहा है और ये देश को दिखा रहा है, तो इन दोनों के आगे भी दा का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था फर्स्ट रूल कि हम दा का यूज़ सीजन के लिए या फिर डायरेक्शन के लिए कर सकते हैं। दा के जितने भी यूज़ आएंगे इन सब में एक्सेप्शनल ज़रूर मिलेंगे और एरर एक्सेप्शनल से ही बनती है, तो आप एक्सेप्शनल को भी याद रखना और रूल भी याद रखना। इसने कहा सीजन के साथ अगर विंटर अकेला या फिर समर अकेला है तो दा का यूज़ हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसके बाद विंटर सीजन या फिर समर सीजन इस टाइप से आ जाए तो दा का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कहा था डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ दा का यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 वर्ड आ जाए गो, कम, अराइव और इनके बाद डायरेक्शन आ जाए तो वहाँ पर ना तो दा का यूज़ करेंगे और ना ही कोई प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। और एक जैसे साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ इस टाइप के कोई देश या कॉन्टिनेंट या फिर आइलैंड की बात हो रही है तो वहाँ पर भी दा का यूज़ नहीं कर सकते। तो आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा और फिर उसका फर्स्ट यूज़। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट जो 6 से 12th क्लास के अंदर है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और कोई भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको भी शेयर कर देना, उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।